क्या इस वर्ष आप भी 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका 14 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं इसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की बात को हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितनी भी महत्वपूर्ण चैप्टर के सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को आज जानने वाले हैं। इस सूत्र जानने के बाद ही आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो बनने वाले हैं। तो ये वीडियो आप अवश्य देख कर के जाइएगा, इसे छोड़िएगा तो बाद में बहुत पछताइएगा। कुछ आए ना आए लेकिन आपको सूत्र आने चाहिए, एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से बना करके आइएगा, ये विश्वास रखिए। तो ये वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहे। आइए एक बार रिपीट करते जाए। वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है जिसका सूत्र याद रखेंगे। पहला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अर्थात हम कह सकते हैं अगर भाजक ले लें, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो भाज्य और ये जो है शेषफल माइनस में आ जाएगा और भागफल बटा में चल जाएगा। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, और भागफल बराबर हो जाएगा आप लोगों का भाज्य माइनस शेषफल, ये जो है नीचे जाके बटा में हो जाएगा। अर्थात भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक, और शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। अर्थात शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने शेषफल। यानी कि एक सूत्र याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बाकी सूत्र आप लोगों से बन जाएगा। और पहला चैप्टर का और कुछ सूत्र याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मौसौ गुने लौसौ। अर्थात दो संख्या ए और वी हो तो ए और वी का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। इस तरह से सूत्रों पर आप लोगों से बहुतों मैथ बनेंगे। आगे आइए, दूसरा चैप्टर में हम लोग इसके जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है उसको रिपीट कर लेते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद जो होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, इसमें बराबर नहीं होता है, इसमें जो चर मान होता है उसका घात जो होता है एक धनात्मक संख्या होती है। बहुपद कई तरह के होते हैं। रैखिक बहुपद पूछा जाए तो जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। अगर द्विघात बहुपद पूछ दिया जाए तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का घात 2, अधिकतम घात 2। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3। व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस bx प्लस cx प्लस d। उसी तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुपद के स्थान पर या बहुपद की जगह पर यदि समीकरण हो तो केवल बराबर 0 लगा देना है। यदि पूछ दे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो ax प्लस b बराबर हो जाएगा 0, b बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण पूछ दे का व्यापक रूप तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसी तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो इस तरह से 0 लगा देने पर बहुपद समीकरण बन जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। रिपीट करते चलेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो तो इसके जगह पे सीधे आप लोग माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई सी लिखेंगे। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के जगह पे माइनस बी बाई सी लिखेंगे। उसी तरह त्रिघात बहुपद हो और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल, तो तीनों का योगफल होता है -b/a। उसी तरह से त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का योगफल होता है c/a। और त्रिघात बहुपद के तीनों संज्ञकों का गुणनफल होता है -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों को कवर कर लेने के बाद में आप 100% मैथ बनाइएगा इन्हीं सूत्रों से, और सूत्र हूबहू आप लोगों से 25 से 30 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें और इसे शेयर करते रहें। ध्यान रखिए आपके पास समय नहीं है, आप जितना कम ही समय में अपने आप को जितने अच्छे से तैयारी कर सके उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आइए तो तीसरा चैप्टर के हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि कहा जाए a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होगा, ये इसका मान जो होगा, ये समीकरण संगत होगा, इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा और इसका जो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। उसके आगे कह रहा है क्या, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इसके जो है कोई हल नहीं होंगे, ये असंगत कहलाएगा, समानांतर होगा। इसका जो ग्राफ निकलेगा ये समानांतर होगा, एक दूसरा से कहीं संपर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए ये संगत नहीं असंगत हो जाएगा। ये जो है प्रतिच्छेदी ये संगत करता है, इसीलिए ये संगत कहलाता है। प्रतिच्छेदी a1/a2 बराबर बराबर नहीं हो b1/b2, तो प्रतिच्छेदी होता है, ये संगत होता है। उसके आगे कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समपाती होगा। इसका ग्राफ जो होगा समपाती कहलाएगा, इसका ग्राफ जो होगा समपाती कहलाएगा। ये पहला रेखा देखिए और दूसरा यहाँ पर देखिए, दोनों एक दूसरा को हर बिंदु पर टच कर रहे हैं, इसीलिए इनके अनेक हल होंगे। ये भी टच कर रहे हैं, संगत हो रही है, तो ये भी संगत है। आगे ध्यान रखेंगे, रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 10 और 3x - 4y बराबर -2 के कितने हल होंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप सभी जानते हैं, इसे हम लोग a1 मानते हैं और इसे b1 मानते हैं और इसे c1 मानते हैं। a1 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे 3 है और c1 के जगह पे 10 है। उसी तरह से हम लोग इसे a2 मानते हैं, इसे b2 मानते हैं, इसे c2 मानते हैं। a2 के जगह पे 3 है, b2 के जगह पे -4 है और c2 के जगह पे -2 है। तुलना किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में भी आ सकता है। तुलना कीजिएगा a1/a2, तो ये हो जाएगा 2/3, b1/b2, तो ये हो जाएगा 3/-4। यहीं पर देखा जा रहा है a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसके कितने हल, अद्वितीय हल। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगला आप लोगों का चैप्टर है चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, आइए द्विघात समीकरण के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है, यही सूत्र से आपको पूरे मैथ बनेंगे। इन सूत्रों को हम लोग कवर करते हैं। पहला सूत्र, विवेचक का सूत्र पूछ दिया जाए तो b² -
4ac। उसके आगे पूछ दिया जाए यदि विवेचक b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक होगा एवं असमान होते हैं। मूल वास्तविक एवं असमान जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, इसे d भी बोलते हैं, d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यदि d अर्थात b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होगा। यदि छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक, बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान। यदि b² माइनस 4ac अर्थात d बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। यदि बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक और समान। यदि बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान। यदि छोटा हो तो मूल अवास्तविक हो जाएगा। b² माइनस 4ac बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। इस तरह से होता है। मूल याद रखिएगा, मूल निकालने का सूत्र -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया जाए तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a और बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण के दो मूल। आगे आइए, समांतर श्रेणी के जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सूत्रों को देखते हैं। समांतर श्रेणी अर्थात एपी, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं। एपी में प्रथम पद को ए के द्वारा सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है d2 माइनस d1, यानी कि सार्वंतर d2 माइनस d1। A10 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d। उसी तरह से A22 हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 21d। ए गुट घटा देंगे, a प्लस 21d। A10 बराबर a प्लस 9d। an का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है पदों का योग Sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता अंतिमवा पद an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से nवा पद निकालना हो तो a प्लस n माइनस n माइनस 1 इंटू दी। अंतिम पद से nवा पद, यदि शुरू से अंतिमवा पद निकालना हो तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रारंभ से अंतिमवा पद, यदि अंतिम पद से nवा पद निकालना हो, मान लीजिए अंतिम से 10वां पद निकालना हो, ठीक है, तो हो जाएगा a माइनस, प्लस नहीं लगाएंगे। यदि अंतिम से पूछे तो माइनस, और शुरू से nवा पद पूछ दे तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू दी शुरू से, और अंतिम से पूछ दे तो सूत्र होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a अंतिम पद है, यहाँ a क्या हो जाएगा, अंतिम पद है, ध्यान रखेंगे। तो ये होते हैं एपी के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो इस तरह से जितने भी अलजेब्रा हैं उनके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को आप सभी ने देखा। छठा अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको अलग से बाद में बता दिया जाएगा, या आप सभी अपने से भी इसे देख सकते हैं। 7वां चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आइए निर्देशांक ज्यामिति के जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको कवर करते हैं, देखते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ दिया जाए -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे एक बार रिपीट कर लेंगे। इसे बोलते हैं प्लस प्लस, इसे बोलते हैं माइनस माइनस, इसे बोलते हैं
इसे बोलते हैं हम लोग माइनस और प्लस, क्योंकि ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष। ध्यान रखेंगे इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें एक्स प्लस वाई माइनस। तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये बात को ध्यान रखेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो पूछ दिया जाए -4 -3, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश। पूछ दिया जाए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदग्ध रेखा को क्या कहते हैं वाई अक्ष। क्षैतिज इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और उदग्ध इसको बोलते हैं वाई अक्ष कहते हैं। पूछ दिया जाए मूल बिंदु, तो जिस बिंदु पर याद रखेंगे क्षैतिज अक्ष और ये उदर्ग अक्ष अर्थात वाई अक्ष एक दूसरा को प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे जीरो के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, क्योंकि इस बिंदु पर एक्स वाई दोनों का मान 0 होता है। ई बिंदु पर एक्स और वाई का मान 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अगली बात ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई होते हैं, जिनमें पहले एक्स अक्ष को भुज या एक्स निर्देशांक, दूसरे अक्ष वाई अक्ष को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। इसे हम लोग वाई अक्ष को कोटि कह भी सकते हैं, इसे एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके आगे ध्यान रखिएगा, भुज या एक्स निर्देशांक का परिभाषा होता है। भुज या एक्स निर्देशांक का परिभाषा हो जाएगा आप लोगों का किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। कोटि पूछ दिया जाए, ये कोटि है, तो किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष से दूरी कोटि या वाई निर्देशांक कहलाएगी। इधर हो जाएगा कोटि, इधर हो जाएगा भुज या एक्स निर्देशांक। पूछ दिया जाए 5 और -4 में भुज का मान क्या होगा, तो भुज को एक्स निर्देशांक कहते हैं, कोटि को वाई निर्देशांक कहते हैं, तो 5 हो जाएगा। पहले जो है एक्स निर्देशांक होता है। फिर देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 हो, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 y होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर ध्यान रखेंगे निर्देशांक x 0 होगा और y अक्ष के किसी बिंदु पर निर्देशांक जो होता है 0 y होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। x अक्ष का समीकरण पूछ दिया जाए तो y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। और दूरी सूत्र दो गो बिंदु दे दिया हो, दूरी निकालना हो तो सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से यदि किसी बिंदु की दूरी पूछ दिया जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, √x² प्लस y²। ये होता है। यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया जाए, मध्य बिंदु का निर्देशांक कोई रेखा हो और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना हो तो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस, ये मान लीजिए इधर x1 y1 हो, इधर x2 y2 हो, तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के
त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 2। उसके आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद रखिएगा 1 2 3 फिर 2 3 1 और फिर 3 1 2, तो हो जाएगा x1 प्लस y2 माइनस y3 और x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होते हैं टोटल के टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यदि कह दे तीनों रेखाएं संरेखी हो तो बराबर 0 कर दीजिएगा, बस बराबर 0 कर दीजिएगा। आइए